नमस्कार दोस्तों, बिहार समसामयिकी के इस कड़ी में आज हम लोग 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के समसामयिक घटना को देखेंगे। इससे पहले मैंने 10 अक्टूबर तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर उसको भी जरूर देखिएगा। राज्य में एथेनॉल बना चीनी मिलों की संजीवनी। 4 वर्ष पहले राज्य की 9 मिलों में वर्ष 2020-21 में चीनी उत्पादन 4.62 लाख टन हुआ था, जबकि वर्ष 2022-23 में यह उत्पादन बढ़कर 6.27 लाख टन पहुंच गया है। इस तरह देखें तो चीनी के उत्पादन में 35.71% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी समय में एथेनॉल उत्पादन में 93.87% की वृद्धि हुई। तो ध्यान रखिएगा कि 2020-21 से 22-23 के बीच चीनी उत्पादन में 35.71% की वृद्धि हुई है, जबकि एथेनॉल उत्पादन में 93.87% की वृद्धि हुई है, यानी एथेनॉल उत्पादन दोगुना हो गया है। मुख्यमंत्री ने महिला हॉकी के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष 30 सेकंड का प्रतियोगिता पर आधारित एक जिंगल प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलेमा टेटे और कप्तान नवनीत कौर भी मौजूद थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट किया है। 6 देश लेंगे हिस्सा। महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी की टीम भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का शुभंकर गुड़िया बिहार की राज्य पक्षी गोरैया से प्रेरित है। तो याद रखिएगा शुभंकर का नाम क्या है, तो गुड़िया शुभंकर है, जो कि गोरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है तथा हाथ में गोलकीपर का दस्ताना और बचाव की मुद्रा गोलकीपर के अंदर सतर्कता, स्फूर्ति और सुरक्षा के रणनीतिक गुणों को प्रतिबिंबित करता है। इस लोगो का डिजाइन गौरवशाली बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत और सर्वांगीण प्रगति का प्रतीक है। बौद्धि वृक्ष और हॉकी स्टिक को लोगो के रूप में रखा गया है। तो रखना है याद कि बौद्धि वृक्ष और हॉकी स्टिक को लोगो के रूप में रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र रोजगार देने के मामले में बिहार तीसरे पायदान पर। तो याद रखना है कि शिक्षा क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में बिहार पूरे भारत में तीसरे पायदान पर है। 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल है और बिहार का स्थान तीसरा है शिक्षा क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में। राज्य में खुलेंगे 1400 निर्यात केंद्र, बढ़ेगा कारोबार। यह डाक विभाग द्वारा बिहार में 1400 निर्यात केंद्र खोला जा रहा है, तो इसको याद रखना। इससे पहले 46 निर्यात केंद्र कार्यरत थे बिहार में। विकसित भारत को मूर्त रूप देगा ज्ञान कुंभ। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में होने वाला नालंदा ज्ञान कुंभ 2024 की तैयारी की जा रही है। तो ध्यान रखना है कि नालंदा ज्ञान कुंभ जो है नालंदा विश्वविद्यालय में होगा। इसका नाम रखा गया है नालंदा ज्ञान कुंभ 2081। नालंदा ज्ञान कुंभ 2081 2081। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना में पटना में, जबकि मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर। तो बिहार में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना पटना में होती है और मुजफ्फरपुर इस मामले में दूसरे स्थान पर है। मोतिहारी के निचले इलाकों में घुसा सिकरहना नदी का पानी। यहाँ पर सिकरहना नदी एक महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। यह बूढ़ी गंडक की सहायक नदी। आप लोग को याद रखना होगा कि सिकरहना किसकी सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, जो कि मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में प्रवाह करती है। बिहार में अच्छी प्रगति, कई जिलों ने पुरस्कार जीते। नीति आयोग के सीईओ ने यह कहा है जो बिहार दौरे पर थे। देश में 112 आकांक्षी जिलों में 13 बिहार के हैं और देश के 500 आकांक्षी प्रखंडों में बिहार के 61 हैं और यह 27 जिलों में है। तो देश में कुल 112 आकांक्षी जिला है, उसमें से बिहार से 13 जिला है, जबकि 500 आकांक्षी प्रखंडों में बिहार के प्रखंडों की संख्या 61 है, जो कि 27 जिले के अंतर्गत आता है। गया में भारत लैब की तर्ज पर विकसित बिहार जेन नेक्स्ट का उद्घाटन करेंगे। तो नीति आयोग के सीईओ ने गया में भारत लैब की तर्ज पर बिहार जेन नेक्स्ट का उद्घाटन किया है। पत्र और पार्सल पहुंचाने में बिहार देश भर में आगे। तो याद रखना है कि पत्र और पार्सल पहुंचाने में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर है। नक्सल उन्मूलन के लिए बिहार को मदद जरूरी है।
राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की ताजा स्थिति। 2018 में नक्सल प्रभावित जिले 16 थे, जो अब 8 रह गए हैं। 5 वर्षों में नक्सली घटनाओं में 92% की कमी हुई है। गया, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, मुंगेर में नक्सल गतिविधि है। तो ध्यान रखना है कि गया, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय और मुंगेर में नक्सल गतिविधि है। राज्य सरकार की ओर से लगातार सुरक्षात्मक कार्रवाई जारी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। वीटीआर से कैमूर अभ्यारण्य भेजे जाएंगे बाघ। पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या पिछले 10 वर्षों में 7 गुनी हुई है और यह संख्या 54 पहुंच गई है। तो पिछले 10 वर्षों में 7 गुना बढ़ा और यह संख्या अभी 54 पहुंच गया है। वहीं देश स्तर पर बाघों की संख्या में 10 वर्षों में सिर्फ 2 गुना वृद्धि हुई है। वहीं पूरे भारत की बात करें तो यह वृद्धि 2 गुना ही हुआ है। वीटीआर में बाघों की बढ़ती संख्या पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने खुशी जाहिर की है। साथ ही कहा है कि वीटीआर से कैमूर स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ बाघ भेजे जाएंगे। इसको लेकर कैमूर में टाइगर रिजर्व विकसित करने की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। वीटीआर में बाघों के रखने की क्षमता 45 है। बिहार की हरियाली क्षेत्र अभी 15% है, जिसे चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 4.68 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य था। तो कितना? 4.68 करोड़, और अब तक 3.54 करोड़ पौधे लगा दिए गए हैं। बिहार में 22 प्रकार के औषधीय पौधे, इनमें छिपे हैं कई मर्ज के इलाज। तो केंद्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह सूची जारी की है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बिहार में 22 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। नाम याद रखना मुश्किल होगा सबका। देश भर में 26 राज्यों में कुल 1021 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। तो देश भर में टोटल 26 राज्य में औषधीय पौधे पाए जाते हैं, और उसमें से टोटल कितना है? तो 1021 प्रकार के औषधीय पौधे। गया में इस तरह के पहले लैब का किया गया उद्घाटन। अफसरों की समस्याओं का हल बताएगी जेन नेक्स्ट लैब। एआई उपकरणों से यह लैब लैस होगा। इसके अलावा यह 1200 तरह के डेटाबेस हैं इस अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब में। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेत अन्य जानकारी मिलेगी। देश भर के अधिकारी प्रशिक्षण के लिए आएंगे। बीवीआर सुब्रमण्यम में यह बात कही है। क्या विशेषता होगी जेन नेक्स्ट लैब का जो गया में स्थापित हो रहा है? तो इस लैब में हर प्रकार के डेटा उपलब्ध होंगे। 412 तरह के इंडिकेटर हैं इस नई प्रयोगशाला में। अफसरों का आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण होगा। लैब एआई की नई तकनीक से जोड़ा गया है। समस्या का हल कैसे हुआ, यह जानकारी होगी। समस्या का समाधान सर्च के माध्यम से मिल सकेगा। लघु फिल्मों का संग्रह व्यवहारिक समझ पैदा करेगा। गहन ज्ञान और खुफिया समन्वय पर होगी बात। यह गया बिपाड में स्थापित किया गया है। इसके अलावा बिहार और त्रिपुरा के बीच एमओयू। बिहार और त्रिपुरा के बीच प्रशासनिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए त्रिपुरा प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके साथ ही गवर्नेंस इन द डिजिटल एज विषय पर वार्ता भी हुई है। अभिनेता मनोज बाजपेयी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सभी विजेताओं को अवार्ड और सम्मान दिया। इसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी को और शर्मिला टैगोर को हिंदी फिल्म गुलमोहर के लिए बेस्ट फिल्म इन हिंदी का नेशनल अवार्ड मिला। मनोज का यह चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। ध्यान रखिएगा, मनोज बाजपेयी को चौथी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कैमूर में व्याघ्र अभ्यारण्य विकसित होगा। केंद्र सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र को विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। अब इस दिशा में राज्य सरकार पहल शुरू करेगी। रोहतास व कैमूर के 1504.96 वर्ग किलोमीटर में फैले 1504.96 वर्ग किलोमीटर में फैले वन क्षेत्र के 800 वर्ग किलोमीटर में व्याघ्र अभ्यारण्य विकसित होगा। ध्यान रखना है, कैमूर वन जो बनेगा टाइगर रिजर्व यह 800 वर्ग किलोमीटर का होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 12वीं टेक्निकल कमेटी की बैठक में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र को विकसित करने की स्वीकृति दे दी है। अगर यहाँ पे क्या क्या पाए, जंगल में तेंदुआ, चीतल, सांभर, भालू, जंगली सुअर, हिरन और अन्य जानवर हैं। कोबरा, मगरमच्छ, पेंगोलिन के अलावा लगभग 70 प्रजातियों के पक्षी का बसेरा है। कैमूर के जंगल में हिरन की संख्या अच्छी है। इनके ठहराव के लिए पूरे क्षेत्र में हरी घास लगाई गई है।
व्याघ्र अभ्यारण्य बनाने की तैयारी कर ली गई है। केंद्रीय टीम के निर्देश पर पेपर बाउंड्री के लिए नक्शा तैयार किया गया है। कैमूर के चांद के जंगल से होते हुए रोहतास के नौहट्टा तक व्याघ्र अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो याद रखना है कि कैमूर के चांद के जंगल से होते हुए रोहतास के नौहट्टा तक यह अभ्यारण्य बनाया जाएगा। बिहार में विद्युतीकरण राष्ट्र औसत से 10 गुना अधिक। बिहार ने 19 साल में विद्युतीकरण की दिशा में कई बड़े काम किए हैं। इसरो की नाइट टाइम लाइट रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 22 के दौरान विद्युतीकरण की वजह से रोशनी में 274% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कितना परसेंट? तो 274% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जो राष्ट्र औसत से 10 गुना से भी अधिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली को एक निश्चय के रूप में चुना और मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत एक अभियान बनाकर सभी घरों तक बिजली पहुंचाने की रणनीति बनाई। पूरे देश में बिहार के इस मॉडल की सराहना हुई है। केंद्र सरकार ने बिहार के हर घर बिजली योजना की तर्ज पर ही पूरे भारत में सौभाग्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया। याद रखिएगा कि भारत का जो सौभाग्य योजना है वो बिहार के मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तर्ज पर चलाया जा रहा है। वर्ष 2005 में विद्युत की अधिकतम मांग मात्र 700 मेगावाट थी। वह वर्ष 2024 में 8005 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। उपभोक्ताओं की संख्या 17 लाख से बढ़कर 2 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो वर्ष 2005 में मात्र 70 यूनिट थी, वह 363 यूनिट हो चुकी है। याद रखिएगा कि 2005 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत मात्र 70 यूनिट थी, जो वर्तमान में बढ़कर 363 यूनिट हो चुकी है। बिहार की इस विद्युत क्रांति ने गांव, टोलों और घरों को रोशन करने के बाद राज्य के आर्थिक उन्नति की दिशा में कई मार्गों को प्रशस्त कर दिया है। गौरतलब है कि बिहार के ऊर्जा योजना विकास मंत्री कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव। याद रखना है आपको, विजेंद्र प्रसाद यादव। स्वच्छता पखवाड़ा, जन भागीदारी में बिहार अव्वल। स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार प्रथम स्थान मिला है। बिहार को नवीनगर से 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। औरंगाबाद के नवीनगर में स्टेज 2 के तहत बनने वाले अत्याधुनिक बिजली घर से बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके साथ ही नवीनगर में बिहार के पहले अति आधुनिक बिजली घर के बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। नवीनगर में पहले 660 मेगावाट की 3 इकाई का निर्माण होना था। उस समय बिहार सरकार ने एनटीपीसी से 1485 मेगावाट बिजली लेने का करार किया था। इसी बीच बिहार सरकार के अनुरोध पर 800 मेगावाट की 3 इकाई बनाने का निर्णय लिया गया। तीनों इकाई से 500 मेगावाट बिजली लेगा बिहार। बिहार ने तीनों इकाई से 500 मेगावाट बिजली मांगी है। एनटीपीसी के सहायक महाप्रबंधक मनीष जैन और बिजली कंपनी के मुख्य अभियंता के बीच समझौता हुआ है। पटना जीपीओ में खुलेगा विदेशी डाकघर। तो ध्यान रखना है कि पटना जीपीओ में विदेशी डाकघर खुलेगा, यानी कि एफपीओ खुलेगा। मौसम की मार बर्दाश्त करेगा सबौर विजय धान। तो याद रखना है कि सबौर विजय क्या है? तो धान का एक किस्म है। सबौर विजय धान का एक किस्म है जो 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देता है और 125 से 135 दिनों में तैयार हो जाता है। रविशंकर को युवा साहित्यकार सम्मान। युवा लेखक और पत्रकार रविशंकर उपाध्याय को पत्रकारिता विधा में पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान मिला है। बिहार के जलाशयों की सेहत सुधरी है। केंद्रीय जल आयोग ने जारी की देश भर की रिपोर्ट। राज्य के प्रमुख 23 जलाशयों में इस बार 86% पानी। तो याद रखेगा बिहार के प्रमुख 23 जलाशयों में कितना पानी है? टोटल 86%। यहाँ मेन जलाशय का नाम हम लोग याद रखते हैं। कैलाश घाटी जमुई, फुलवरिया नवादा, अमृति श्रीखंडी जमुई, पुरैनी नवादा, कोल महादेव नवादा, ताराकोल नवादा। इसके बाद है बांसकुंड लखीसराय, इसमें 100% पानी है। कोल महादेव नवादा 90% पानी है। ताराकोल नवादा, इसमें भी 90% पानी है। सबसे अधिक जलाशय वाले जिले नवादा में स्थिति सबसे बेहतर है। तो कोई भी ध्यान रखना होगा कि सबसे अधिक जलाशय वाला जिला कौन है? तो नवादा है। यहाँ 5 बड़े जलाशय लबालब है।
सासाराम के इंद्रपुरी और दुर्गावती जलाशयों में भी ठीक ठाक पानी है, तो याद रखना है कि सासाराम में इंद्रपुरी और दुर्गावती जलाशय है। रामपुर प्रखंड में रोहतास और कैमूर की सीमा पर स्थित दुर्गावती जलाशय और चैनपुर प्रखंड के कोहिरा जलाशय में फिलहाल पर्याप्त पानी है। यहाँ पर कोहिरा जलाशय भी है। दुर्गावती जलाशय से 33,000 हेक्टेयर तथा कोहिरा जलाशय से 22,210 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की क्षमता है। वैशाली में छोटे बड़े जलाशय पानी से भर गए हैं। गोपालगंज के बरौली प्रखंड की रामपुर पंचायत स्थित भागर जलाशय, तो कहाँ है भागर जलाशय, तो गोपालगंज के बरौली प्रखंड के रामपुर पंचायत में है भागर जलाशय। 50 एकड़ में फैला है। यह जलाशय 3 पंचायतों के लिए वरदान माना जाता है। इस बार भी यह लबालब है। जहानाबाद में भी अच्छी बारिश में जलाशयों में लबालब पानी है, जिससे 78 अमृत सरोवर और 5 एकड़ से बड़ा 26 तालाब और जलाशय में अधिकतर भरे हुए हैं। अगर बात करें बिहार की, तो यह पूर्वी क्षेत्र में आता है, तो यहाँ देखते हैं स्थिति। यह भंडारण क्षमता का 86% पानी है पूर्वी क्षेत्र में। यह पिछले वर्ष के 77% से अधिक है। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, असम, ओडिशा शामिल है। याद रखना है, पूर्वी क्षेत्र में बिहार, असम और ओडिशा शामिल है। 9 जिलों में लगेगा मार्गदर्शन मेला। रोजगार देने के लिए बिहार में 9 जिलों में मार्गदर्शन मेला लगाया जाएगा। पटना में बनेगा ईडी का राज्य मुख्यालय भवन, तो याद रखना है कि पटना में बनेगा ईडी का राज्य मुख्यालय भवन। और जो ईडी के हेड हैं वो पश्चिम चंपारण रहने वाले हैं, IRS राहुल नवीन। ईडी के बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं, ईडी के निदेशक राहुल नवीन। सम्मेलन में भाग लेने अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। हर वर्ष इसका आयोजन राष्ट्रमंडल देश में होता है और इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित हो रहा है। तो कहाँ आयोजित हो रहा है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कॉन्फ्रेंस, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। बिहार प्रतिनिधित्व किसने किया, नंदकिशोर यादव। इसमें शामिल होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष 3 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वह यूरोप की यात्रा पर भी जाएंगे। जमीन से जुड़े कार्यों में अररिया फीसदी, पटना 34वें स्थान पर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग जारी की है। अररिया जिला फीसदी साबित हुआ है, तो पटना का स्थान नीचे से 5वां है, अर्थात 34 नंबर पर है पटना। सबसे नीचे अररिया है, उसके बाद सहरसा, फिर पश्चिम चंपारण का स्थान है। अगर इसमें टॉप 3 जिला की बात करें तो पहले स्थान पर बांका है, दूसरे स्थान पर शेखपुरा और तीसरे स्थान पर सिवान है। पहले स्थान पर बांका, दूसरे स्थान पर शेखपुरा और तीसरे स्थान पर सिवान है। राज्य का पहला 6 लेन पुल अप्रैल में चालू होगा। तो बिहार में पहली बार 6 लेन पुल बना है। कहां से कहां तक, तो मोकामा के ओटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने के लिए गंगा पर यह पुल निर्माण किया गया है। तो यह राज्य का पहला 6 लेन पुल है।